हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स की सिलसिला जारी है क्लास 10th के, जिसमें हम आपको पहला चैप्टर अर्थात प्रकाश के परावर्तन के सभी टॉपिक का पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। वहीं एक ऐसा भी वीडियो बनाया है जिसमें आपको संपूर्ण पार्ट का निचोड़ लगभग 1 घंटा 5 मिनट के आसपास है। उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का हम वीडियो वो भी बना के डाल दिए। वो वीडियो उसी शर्त पर आपको समझ में आएगा जब आप सभी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके देखिएगा तब, क्योंकि उसमें आपको फास्ट बताया गया है। सेम वही घटना हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत किए हैं। ये है अपना प्रकाश का अपवर्तन। हालांकि ये शुरुआत ही नहीं कहा जाए, इसके पार्ट बाय पार्ट करके हम वीडियो बना करके आपको प्लेलिस्ट में नाम से डाल दिए हैं। आज जो अपना ये अंतिम वीडियो और अंतिम प्रहार होगा इस चैप्टर का, इसमें हम सभी पॉइंट को क्या करेंगे, छोटी छोटी मतलब फॉर्म में हम डील करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रकाश का अपवर्तन। आपसे पूछना चाहेंगे, हालांकि आप पढ़े भी है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जवाब दीजिए। प्रकाश का जैसे हम लोग परावर्तन पढ़े थे ना, वैसे ही सेम इस चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम, इसमें हमको माध्यम की चर्चा आया। पहले तो डेफिनेशन सुन लीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में क्या होती है, परिवर्तन हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आपका कहने का सेंस है कि माध्यम होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम फोटो बना दिए, एक है आपका विरल माध्यम, एक है आपका सघन माध्यम। ये विरल माध्यम क्या होता है सर? विरल माध्यम का मतलब हवा समझिए, और सघन माध्यम में जल आ जाएगा, हीरा को ले लीजिए, कांच को ले लीजिए, बहुत सारा माध्यम है ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है तो प्रकाश की जो सीधा दिशा जाना चाहिए वो सीधा दिशा नहीं जाता है, उनकी दिशा में बदलाव हो जाती है। यही बदलाव तो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनकी डायरेक्शन में, उनकी दिशा में क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है ये रेखा, ये वह रेखा है जो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है। हालांकि दो फोटो क्यों बताया सर, इसके पीछे रीजन और इससे भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब विरल माध्यम से ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ पे अभिलंब से टकराने के बाद ये जाता इस होकर के, जहाँ मैं डॉटेड डॉटेड लाइन दिया हूँ, ठीक ना। लेकिन क्या है ना, ये अभिलंब की ओर झुक गया। ये लाइन किधर झुक गया, अभिलंब की ओर। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी क्लियर हो गया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हुआ। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो दिशा में बदलाव होती है वो क्यों होती है और वो किधर मुड़ जाती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वहीं जब हम प्रकाश नीचे से ऊपर, कहने का सेंस सघन माध्यम से विरल माध्यम, इस जल को हम सघन मानते हैं और हवा को क्या मानते हैं, विरल। जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को ले जाते हैं तो भी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगी। अर्थात ये जाना चाहिए था ना लंब की ओर, जैसे ये लंब की ओर झुका ऐसे ये लंब की ओर होना चाहिए ना, लेकिन लंब की ओर ना होकर के लंब से क्या हो गया है, आपको दूर भाग गया है। तो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम दूसरे माध्यम में, यहाँ माध्यम बोलना पड़ेगा तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यानी जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। वहीं जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, ये दूर भागता है। हालांकि यहाँ पे कोण की चर्चा देखिए, यहाँ आने वाली किरण और अभिलंब से बना कोण को हम लोग अपवर्तन कोण, आपतित कोण कहेंगे, और यहाँ हो गया अपवर्तन कोण। ये आपतित कोण और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ आपतन कोण है, ये है आपका अपवर्तन कोण। आपतित कोण यानी आपतन कोण, नहीं समझिए। ये दोनों कहिए आपस में बराबर होगा क्या, नहीं। हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहाँ पढ़े हैं सर, दर्पण चैप्टर में। तो वहाँ हम लोग नियम पढ़े थे कि कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है, कहाँ, प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में कोण आई और कोण आर आपस में बराबर नहीं होगा। हो सके कोण आई कभी ज़्यादा हो जाएगा तो कोण आर कम हो जाएगा, और कोण आर ज़्यादा होगा तो कोण आई कम हो जाएगा। और ये रिजल्ट आप ही दोगे कि कब आई बड़ा होगा, कब आर बड़ा होगा। अब खुद से देखिए, यहाँ पे आई क्या हो रहा है, बड़ा है। लेकिन जब ये अभिलंब की ओर मुड़ गया तो आर का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव बनेगा सर, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो आपतन कोण का मान बड़ा होता है कि अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये चित्र फर्स्ट के लिए, आपतन कोण का मान बड़ा हो जाएगा, किससे,
अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही घटना यहाँ पे है, जब हम सघन से विरल में जाएंगे तब खुद रिजल्ट देखिए, ये जाने वाली किरण कौन सा कोण बनाएगा, आपतन कोण बनाएगा ना, और ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, माने ज़्यादा कोण यहाँ पे बन गया है, नहीं बन गया है। यहाँ कहेंगे कि कोण I का मान क्या है, छोटा है, किसके अपेक्षा, कोण R के। कोण I जहाँ आपतन कोण है और कोण R क्या है, आपका अपवर्तन कोण है। और साथ ही साथ एक दो ऑब्जेक्टिव और क्लियर कीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उनमें उनके वेग में भी बदलाव होती है। वेग ही नहीं, याद रखिएगा क्या क्या बदल जाता है, वेग और तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है सर, हम अगला चैप्टर में जस्ट बताएंगे आपको जब आंख पढ़ाएंगे तो वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो, ठीक है। तो क्या नहीं बदलता है सर, ध्यान रखिएगा, नहीं बदलने के केस में आपको आवृत्ति आ जाएगा, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, याद हुआ। फिर से जब प्रकाश एक माध्यम से, यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, आप कहेंगे मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि जब प्रकाश आपको विरल से सघन में जाता है तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा, तो हमेशा विरल में, विरल कहने का सेंस हवा या निर्वात को मान लीजिए, तो हमेशा विरल में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी बोर्ड में यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, जब लाख के टर्म में देगा तो 3 पर 5 को जीरो माने कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कभी कभी ऐसा भी 3 को जीरो को हटा करके किलोमीटर में कन्वर्ट करके पूछ देता है। अब यही लाइट को हम ला रहे हैं आपको सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में क्या है, अपना जल है, तो इस बार जल में प्रकाश का चाल कितना हो जाएगा, तो यही जल में प्रकाशित का चाल हो जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनको याद रखिएगा, जब विरल में था तो 3 गुने था, और यहाँ जब सघन में आ गया तो 2 गुने हो गया। एक ऑब्जेक्टिव ये भी हम देखे हैं कि जब विरल से सघन में आते हैं या सघन से विरल में कहीं भी जाए तो 2 चीज़ चेंज होता है, वेग और तरंग दैर्घ्य चेंज होता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता है। उम्मीद है कि आप प्रकाश के अपवर्तन का सारा टॉपिक समझ गए। अब जो अपना मूल टॉपिक है यह है अपवर्तन का नियम। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जिस तरीके से 2 नियम पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। सेम ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही तल में है। चित्र 2 में भी वही कहानी है, आपतित किरण क्योंकि इस बार हम सघन से जा रहे हैं, और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों का तीनों क्या है, एक ही तल में है। एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा क्या याद करना है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। यहाँ जैसे आपतन कोण I और R है ना, ये आपतन कोण ये अपवर्तन कोण, तो इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। हालांकि इनके संबंध को देने के लिए एक विद्वान आते हैं जिसका नाम है स्नेल। क्या नाम है, स्नेल। ये स्नेल साहब ने, स्नेल भी कह सकते हैं, स्नेल साहब ने 1621 ईस्वी में प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था, और वो नियम था दूसरा नियम। और उन्होंने कोण I और कोण R, जब हम कोण I और R बोल रहे हैं तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में रिलेशन दिया था। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो आपतन कोण की जया, जया किसको कहते हैं सर, जया कहने का सेंस हम लोग इसको साइन सिंबॉलिक सूचित करते हैं, ऐसा यानी साइन कहा जाए। हालांकि त्रिकोणमिति हम ऐसा यानी लिखते हैं, लेकिन ऐसा यानी साइन का हिंदी होता है आपका जया। तो ये स्नेल का दूसरा नियम है, स्नेल यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम किसने दिया, स्नेल दिया, कि म्यू है ना, म्यू क्या होता है, एक नियतांक। उन्होंने कहा कि आपतन कोण की जया, ये किस कोण की जया होगा, जब हम यहाँ I दे दिए तो आपतन कोण की जया, और यहाँ जब हम R दे दिए तो ये हो गया अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जब हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो एक अनुपातिक फॉर्म में आता है जिसको हम म्यू कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से सर प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम तरफ फास्ट में समझते हैं। आपतन कोण यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में था। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जो है वो आपतन कोण और अपवर्तन के कोण के बीच के संबंध को दर्शाता है, और इस संबंध को देने का काम किसने किया, स्नेल ने किया। कब किया, तो 1621 ईस्वी में किया। उन्होंने क्या कहा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो म्यू से इंडिकेट करते हैं। और इस म्यू को हम लोग अपवर्तनांक भी यहीं पर पढ़ लेंगे, गौर से देखिए।
यहाँ पर देखिए टॉपिक है अपवर्तनांक। सूत्र लिख लीजिए, अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। मैंने क्या बोला, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। भट्टा में हो जाएगा आपको माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। सॉरी थोड़ा लाइट कट गया है, 1 मिनट हम लाइट जलाते हैं। तो लाइन कट गया था, इस वजह से काफ़ी देर हमको रुकना पड़ा और बहुत देर के बाद लाइट आया है। आइए, तो ये है आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। हालांकि अपवर्तनांक को भी हम लोग म्यू से इंडिकेट करेंगे, या यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल जी या कैपिटल जी ऐसे करके आप सूचित कर लीजिए। तो म्यू बराबर अगर हम सी बट्टा भी दे दे तो सी किसकी चाल है, सी है प्रकाश की चाल, ठीक है। वही भी किसकी चाल है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम बोले तो माध्यम की चाल है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। कुछ विशेष पदार्थ का, हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए बना करके, अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में फिजिक्स में आता है। तो और कुछ पदार्थ का आपको अपवर्तनांक याद रखना है, जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। हालांकि हम लिख भी दिए हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। वहीं आपसे निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 0, क्योंकि जो हाईलाइटेड है वही आपको याद करवाना है हमको। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है निर्वात में, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है 0, हवा का कितना होता है 1.0003, और वहीं जल का होता है 1.33 और बर्फ का होता है 1.31। तो ये था अपवर्तनांक से रिलेटेड बातें। अब हम लोग अपवर्तनांक के बाद अपवर्तन से संबंधित कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। अपवर्तन से रिलेटेड क्या है, प्रमुख घटना। देखिएगा ये क्वेश्चन खासकर वीवीआई टॉपिक बन जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्या क्या घटना होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अपवर्तन से रिलेटेड जो प्रमुख घटना होती है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। और यह क्वेश्चन 2 नंबर का कैसे पूछ देगा आपको कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्यों। हालांकि उत्तर तो अपवर्तन आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद कर ले, लेकिन इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखिएगा कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्योंकि मछली अपने वास्तविक सतह पर नहीं दिखती, वास्तविक सतह पर नहीं होती है, वह वास्तविक सतह से उठी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है। यानी आपको 4 लाइन ऐसे पूछ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मतलब कांच का जो स्लैब होते हैं ना, शीशा का स्लैब, उस स्लैब के किसी अक्षर के ऊपर रखिएगा तो अक्षर आपको मोटा दिखेगा, खासकर बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, हालांकि अभी भी वर्तमान में आता जाकर देखिएगा तो इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में उस लेटर पे देखते किसी अक्षर पे तो आपको मोटा दिखता। यह भी किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इनको भी 2 नंबर का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता है कि कांच का स्लैब जब किसी अक्षर के ऊपर रखते तो मोटा दिखता है क्यों। तो जब कांच के स्लैब को किसी अक्षर के ऊपर रखते हैं तो हम उसका मोटा दिखने का मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वो क्या है ना, अक्षर आपको क्या होता है, मोटा दिखता है। 2-3 लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 घटना हो गया। तीसरा हमें क्या याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड तो तारा जो टिमटिमाता है ना, तारे का टिमटिमाना, ये भी किस घटना का प्रतीक है आपको, प्रकाश के अपवर्तन का। वहीं प्रकाश के अपवर्तन में जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ऐसे बहुत सारा ग्रह है, तो अपने वास्तविक सतह से ना वो अलग अलग दिखता है। यह भी मूल रूप से किस घटना का प्रतीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई, या जल में कोई स्टिक अगर दे दे, जैसे कि स्टिक मान लीजिए, मारकर हम ले लिए और ये टेढ़ी आपको प्रतीत होता है, यह भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और किसी बाल्टी में अगर या कोई ग्लास छोटा रख दीजिए तो वह भी ग्लास या कोई सिक्का गिरा दीजिए, मान लीजिए उस भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी में, तो सिक्का क्या होगा, आपको उभरा हुआ दिखेगा, अर्थात उभरा कहने का सेंस उठा हुआ प्रतीत हुआ। यह भी किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण कहने का सेंस, जैसे देखिए जब हम किसी आपतित किरण को, यह ना आपतित किरण को आपतन कोण पर ऐसा आपतन कोण लेते हैं, इस आपतित किरण तो मारते हैं लेकिन एक एंगल से मारते हैं, जिस एंगल का नाम है आपतन कोण। जैसे ये एक एक ऐसा रेखा है जो 2 माध्यम को अलग कर रहा है। 2 माध्यम में अगर इसको मान लीजिए कि सघन माध्यम मान लिए और इसको हम मान लिए हैं विरल माध्यम। क्या मान लिए हैं, विरल माध्यम। तो आने वाली किरण जो होती है उसको हम आपतित किरण, ये तो अपना अभिलंब है, ठीक है। तो हम इस आपतित किरण को ऐसे कोण पर आपतित करवाएंगे, ताकि आप अपवर्तित होने के बाद ये सीधा ना जा करके क्या होता है, 2 माध्यम को जो अलग करने वाली ये रेखा है, हालांकि 2 माध्यम को अलग करने वाली रेखा का नाम हम ए भी दे देते हैं, इसी रेखा के ये क्या होता है, समांतर मुड़ जाती है।
तो मैं क्रांतिक कोण का क्या बात कराया कि जिस आपतन कोण पर किसी आपतित किरण को अपवर्तित कराई जाती है, तो वो अपवर्तन सीधी फॉर्म में ना जा करके क्या होता है, उस माध्यम को अलग करने वाली रेखा की ओर ही क्या होता है, समांतर मुड़ जाती है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो किस में टिक मारेंगे हम लोग, समांतर में, तो ये समांतर मुड़ जाती है। तो ये हो गया प्रकाश के ये हो गया आपका क्रांतिक कोण की बात है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, क्रांतिक कोण में आपको समझ में आ गया, समांतर चली जाती है। यहीं पर एक और चीज़ है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या घटना है, ये तो आपका अभिलंब हो गया, ये दो माध्यम को अलग करने वाले। हाँ, एक और चीज़ इसमें भूल गए हैं, जब भी हम क्रांतिक कोण में प्रकाश की किरण को जब अपवर्तित कराएंगे ना, मतलब आपतन कोण डालेंगे ना, तो ये जो आपतित किरण को हम लोग हमेशा सघन से विरल में डालते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ना कि विरल से सघन में डाल दीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सघन यानी जिसकी वेग कम होगी, जिस माध्यम का, उस माध्यम में क्रांतिक कोण की घटना घटेगी। जिस माध्यम का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा, उसकी क्रांतिक कोण उसमें नहीं घट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग उस माध्यम से किस माध्यम में जाएंगे, अर्थात कम वाला से ज़्यादा में जाना है, यानी सघन से हमको विरल में जाना है। सघन जब जब बोल रहे थे दिमाग में क्या फीलिंग आ रहा है, हीरा आ रहा है, कांच आ रहा है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको सघन का रूप देगा, जल आ रहा है। और यहाँ पर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या करेंगे, अगर हम किसी आपतित किरण को, है ना, इसमें भी सघन ही लेना है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके लिए 90 डिग्री होना जरूरी है। इसके लिए क्रांतिक कोण के लिए यहाँ पर आने वाली किरण जो आपतित कोण है, यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक मान पर हम आपतित करवाएंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन में एक बात याद रखिएगा कि एंगल को कितना रूप हमको देना है पूर्णांतरिक परावर्तन में, तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान पर आपतित करवाएंगे। और ये इसके दिशा नहीं होगा, जिस दिशा से हम प्रकाश दे रहे हैं ना, प्रकाश की किरण दे रहे हैं ना, उसी दिशा में क्या होती है, उसी दिशा में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना। सर जी नहीं समझे, जैसे कि हम अगर आई एंगल से हम आपतित करवाए ना, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होगा ना, ये जो आपतित करवा रहे हैं ना, आई का मान हमें क्रांतिक कोण से ज़्यादा मान पर आपतित करवाना है, तभी पूर्णांतरिक परावर्तन का घटना होगा, ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूर्णांतरिक परावर्तन। हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन होने के सिद्धांत को लिखिए। तो पूर्णांतरिक परावर्तन का क्या क्या सिद्धांत है, एक सिद्धांत इसमें ये रखिएगा कि इसमें जब हम किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, एक हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट क्या होता है कि इसमें आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, इसमें आपतन कोण का मान हम लोग क्रांतिक कोण से बढ़ा लेते हैं। तो ये टोटल आपका मटेरियल हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा। हाँ, दो चार बातें और, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होने वाली क्या क्या घटनाएं हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होने वाली 4-5 घटनाएं, इनको याद रखिएगा। कैसे, एक होगा जैसे हीरा का चमकना। हीरा का चमकना किसके घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई था, अपवर्तन जो ऑप्शन में देगा ना बाबू, और अगर बढ़िया से नहीं समझे रखिएगा तो पक्का कहते ना अपवर्तन घुस जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूर्ण आंतरिक चला जाएगा, अपवर्तन में परावर्तन, ऐसे करते एकदम। तो फंडा थोड़ा क्लियर करके चलेगा तो प्लीज़ समझ में बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है ना। तो हीरा का चमकना किस घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वहीं किसी शीशा में अगर दरार आ जाए तो वो दरार भी किस घटना के कारण चमकता है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। शीशा में दरार आना, या स्प्राइट पीते किसी ग्लास में डाल के तो उसके अंदर छोटी छोटी बुलबुला बन जाती है, यह भी चमकता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मैं 3 घटना बताया, क्या क्या, हीरा का चमकना, कांच में दरार आना का चमकना, और पानी के अंदर बुलबुला का चमकना। चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, इंडोस्कोप के बारे में आप जानते होंगे। इंडोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे पेट की जांच किया जाता है। तो इंडोस्कोप भी किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और एक घटना आप लोग जानते हैं, मृगमरीचिका। ये मृगमरीचिका क्या होती है, देखिएगा जब ठहाके एकदम खूब दोपहर रहेगा और उसमें आप अगर सड़क पर जाकर के गाड़ी चला रहे हैं तो देखिएगा कि दूर दराज जाने के बाद ना आपको पानी लगा हुआ सा महसूस होगा, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, एक भ्रम हो गया। तो कहने का सेंस, यह भी घटना, इसको हम मृगमरीचिका की घटना कहते हैं, यह भी किसकी वजह से होता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। और एक आपको याद रखना है कि संचार विभाग में, यानी इलेक्ट्रिक दृष्टि से देखा जाए तो एक होता है आपको, जिसका खोज नरेंद्र कृपानी किया था, हम लोग उसको क्या कहते हैं, टेलीस्कोप नहीं कहते उसको, ऑप्टिकल फाइबर, हाँ याद आया। तो ऑप्टिकल फाइबर भी किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। मैं 4-5 बातें बोला हूँ, इनको याद रखिए एक बार फिर से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरा का चमकना बोला हूँ, दूसरा क्या बोला हूँ आपको, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, तीसरा बोला हूँ कांच के अंदर आए हुए दरार का चमकना, चौथा बोला इंडोस्कोप के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। मृगमरीचिका की घटना किसके वजह से होती है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन से। एक छठा बोला हूँ कि जो आपका
ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ताल या लेंस। तो हेडिंग डालेंगे आप, सेकंड टॉपिक आएगा अपना ताल या लेंस क्या है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, है ना, 1 मिनट के लिए। तो अपना टॉपिक अब आ गया है ताल और लेंस क्या है। हम छोटा फोटो आपको बना दिए समझाने के लिए, ठीक है। ताल या लेंस क्या है। ताल या लेंस कहने का सेंस आपको ज़्यादातर ताल ताल करके नहीं पूछेगा, आपको लेंस करके पूछेगा। तो लेंस कांच का वह टुकड़ा है जिसका दोनों परावर्तक सतह क्या होता है, पारदर्शी होता है। सर ये पारदर्शी क्या होता है, हम आपको पदार्थ की वैरायटी पढ़ाए हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और एक होता है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ बताया जब प्रकाश उस पदार्थ को आर पार कर जाए, नहीं उसे पारदर्शी, जैसे कि आप जल देखे थे, कांच देखे थे, हवा देखे थे। अपारदर्शी में जिसको प्रकाश आर पार न करे, जैसे हमको प्रकाश आर पार नहीं करेगा, इस मार्कर को आर पार नहीं करेगा, तो ये अपारदर्शी पदार्थ हो गया। और पारभासी पदार्थ कहने का सेंस, अगर किसी चीज़ में हम तेल लगा दें, तेल लगा हुआ कागज का, ये घिसा हुआ कांच के, तो उससे क्या होना, प्रकाश का कुछ कुछ अंश भाग आर पार होगा, तो हो जाएगा आपको आभासी पदार्थ। तो वैसा कांच का वह टुकड़ा जो क्या है, पारदर्शी हो, पारदर्शी कहने का सेंस उससे प्रकाश आर पार कर जाए, वही क्या है आपका ताल या लेंस है। हालांकि ताल या लेंस की विभिन्न वैरायटी होती है। मूल रूप से हम लोग 2 वैरायटी को देखते हैं। एक होता है गोलाकार लेंस टाइप का होता है, एक होता है बेलनाकार। यानी जिस लेंस का सतह गोलाकार हो उसको हम लोग गोलाकार लेंस बोलेंगे, और जिस लेंस की सतह बेलनाकार हो उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे, बेलनाकार लेंस। मूल रूप से हम लोग को गोलाकार लेंस के बारे में समझना है। गोलाकार लेंस गोलाकार लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। सर उत्तल लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस देखो इसको कहते हैं उत्तल लेंस। कैसे कहेंगे सर, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग क्या है, पतला है, और बीच का भाग मोटा है। और ये बीच वाली भाग जो है ना, इसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब अपवर्तन यहाँ पर घटना जो होगी, ये अपवर्तित होने वाली जो पार्ट है, ये क्या है आपका उभरा हुआ है ना। तो वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग क्या है आपका पतला है और बीच का भाग मोटा है, उसे हम क्या बोलेंगे, यानी फैला हुआ है, मोटा कहिए, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। अवतल लेंस में क्या कहेंगे, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है। अर्थात बीच वाले भाग जहाँ पर हम प्रकाश को अपवर्तित कराएंगे, अपवर्तित होने वाले जो जगह है वो क्या है, धंसा हुआ है, ये हो जाएगा आपको अवतल लेंस। तो हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस देख लिए। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको क्या देखना है कि मेन जगह को पहचानिए। अगर इसमें हम यहाँ पे 0 दिए हैं ना, यानी लेंस के जो बीच वाला पार्ट होगा वो होगा आपको प्रकाशीय केंद्र। हालांकि दर्पण में जो बीच वाला पार्ट होता था वो आपका ध्रुव था, नहीं। और ये इस प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पर मान लीजिए कोई और लेंस ले लूँ, एक केंद्र से दूसरे केंद्र को, दूसरे लेंस के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी, ये क्या होगा, इसका वक्रता त्रिज्या कहा जाए। हम उसमें वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, किसमें, दर्पण में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेंस का मुख्य फोकस हो जाएगा। जब एक किरण को हम आपतित करवाते हैं, आपतित होने के बाद क्या है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटती है और जाकर के एक ही जगह जमा हो जाती है। हालांकि हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल को अपसारी। अभिसारी कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैलने की केस को हम लोग अपवर्तन का केस कहते हैं। और जब एक जगह सबमिट हो जाए किसी एक बिंदु पर लेंस की दूसरी ओर, तो ये हो जाता है आपको अभिसरित की घटना। तो ये था आपका अवतल, और ये था आपका अवतल, ये है आपका उत्तल। यहाँ भी ये क्या दर्शा रहा है, प्रकाशीय केंद्र। ये रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष, क्योंकि आप लेंस के सभी पॉइंट से आपको रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। वहीं ये आने वाली किरण हो गया, ये आने वाली किरण हो गया, प्रधान अक्ष देखिए लिए, ये हो गया आपका मुख्य फोकस देखिए लिए, ये भी इसके लिए मुख्य फोकस हो जाएगा। इन दोनों लेंस में समझिए कुछ बातों को। हम कहेंगे एक चीज़ और, जो भी लेंस हो, चाहे अवतल हो या उत्तल, इधर वाला बायां तरफ का जो भाग होगा वो आपको क्या लेना है, आपको निगेटिव लेना है। बाएं तरफ भाग को हम निगेटिव और दाएं तरफ के भाग को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। यहाँ भी बाएं तरफ के भाग को निगेटिव और दाएं तरफ के भाग को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सर क्यों निगेटिव लेंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपको वस्तु का कंडीशन बताएंगे तो उसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव याद रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पे जब हम वस्तु, ये ऐसे केस में मान लीजिए कि अनंत पर हम वस्तु रखेंगे, ठीक है ना, तो जब वस्तु दूरी हम लेंगे ना, कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, जैसे कि दर्पण में हम बताए थे ना, प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता, सॉरी ध्रुव से मापा जाता है, वैसे ही लेंस में कहाँ से दूरी मापा जाएगा, आपको प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा। तो यहाँ से जो भी चीज़ इधर रहेगा वो आपका माइनस में होगा। जैसे इधर वस्तु रखेंगे तो वस्तु आपको माइनस में लेना पड़ेगा, इसमें भी वस्तु इधर रखेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा।
और इधर यहाँ पे फोकस दूरी जो है ना अवतल लेंस उत्तल लेंस में फोकस दूरी लेंस के विपरीत तरफ है, अर्थात दाहिनी तरफ है। इधर हम दाहिना कहेंगे, फोकस यहाँ है तो फोकस का मान इसमें प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको फोकस मिल भी नहीं करेगा, फोकस दाहिना तरफ है नहीं, फोकस कहाँ आ जाता है बायां तरफ। इसकी फोकस को हमको क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस लेना पड़ेगा। अब जो हम कंडीशन पढ़ेंगे अवतल लेंस में, हालांकि बहुत सारा जानकारी आप ले लिए हैं इसमें बेसिक बातों की, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगर डीप में देखेगा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। अब हम वस्तु की कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कंडीशन पढ़ेंगे, जैसे कि हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पढ़े थे। अवतल दर्पण में वस्तु की 6 कंडीशन पढ़े थे, उत्तल दर्पण में वस्तु की 2 कंडीशन पढ़े थे। आज यहाँ विपरीत हम अवतल और उत्तल दोनों लेंस में वस्तु की 6 और 2 कंडीशन पढ़ेंगे। अर्थात जैसे कि हम अवतल दर्पण में बोले थे ना 6, वैसे उत्तल लेंस में आपको 6 पढ़ना है। और वहाँ उत्तल दर्पण में 2 को पढ़े थे, आज हमको अवतल लेंस में यहाँ 2 पढ़ना है। पहला केस तो आपको पता है हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, हम अपना कंडीशन के अनुसार जब बताएं, क्योंकि हर एक बुक में अनेक प्रकार के दिया जाता है, पहले कहीं कहीं रख देता है। हम सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रख के बताते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते पहले उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जब वस्तु मान लीजिए कि अनंत पर है, इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनंत, वस्तु अनंत पे है। सिर्फ फोटो का ड्राइंग समझिए। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, जिसके किनारे का भाग पतला है, बीच का भाग क्या है, मोटा है। और ये रेखा यहाँ पर है प्रकाशीय केंद्र। ये रेखा जो प्रकाशीय केंद्र से जाती है इसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ से आने वाली जो किरण होगी आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस पे जाकर के क्या होती है, अभिसरित होती है। और फोटो यहाँ पे आपका बन गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, फोकस पे बन गया प्रतिबिंब। तो ऐसे केस में आपको कहेंगे 4 आंसर देने के लिए। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि जब हम उत्तल लेंस में, लो फोटो दिखाता हूँ, जब उत्तल लेंस में हम वस्तु को अनंत, सर वस्तु दिख ही नहीं रहा है भाई साहब अनंत पे, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है भगवान जाने, हम कैसे भी वस्तु को दिखा सकते हैं अनंत पे। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक यहाँ तक दिखेगा नहीं क्योंकि इतना छोटा बनता है, जिसका जवाब नहीं। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है। 4 आंसर हुआ ना। कहाँ बना, फोकस पे। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और बहुत छोटा बना। ये था आपका पहला केस जब वस्तु हम अनंत पे रखे थे। अब हम वस्तु को कहाँ लाएंगे, गौर से देखिए। दूसरा केस आपको याद है कि हम वस्तु को कहाँ लाएंगे। वस्तु को दूसरा केस में हम अनंत और 2f डैश के बीच में लाते हैं। ये केस को समझिएगा। यानी कौन सी लेंस हम लोग जानते हैं कि ये है अपना उत्तल लेंस। किनारे का भाग पतला है, सर मछली बना रहे हैं, और बीच का भाग क्या मोटा है। ये चला जाएगा आपका प्रधान अक्ष, जिसको कहते हैं। प्रधान अक्ष कहने का सेंस किससे होकर के गुजरता है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे मान लीजिए 2f डैश है, f डैश है। अब यहाँ पे हम कोई वस्तु खड़ा करेंगे, बनाना सीखिए, प्रतिबिंब भी बनाना सीखिए, बड़ी वीवीआई टॉपिक है। अब ये क्या है, वस्तु का नाम हम ए और बी दे दिए। खासकर ये वाले तो इतना वीवीआई है जिसका जवाब नहीं। जब 5 नंबर का आप लोग सीखिएगा, हालांकि वो वीडियो डाल भी दिए है, उत्तल लेंस में दर्पण सूत्र और अवतल लेंस में दर्पण सूत्र सिद्ध करके, तो वहाँ ये फोटो का जरूरत पड़ता है। तो ये क्या होगा, लेंस से अपवर्तित होता है। अपवर्तित होने के बाद किससे होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजर गया। और ये किससे होकर के गुजरता है, तो प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजर के यहाँ पे आपको क्रॉस कर गया। हम अभी आगे 2f नहीं दिए हैं, कारण है क्योंकि नाप उप के बना नहीं रहे हैं। जहाँ पे कट जाए ना, इसको प्रधान अक्ष को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कट गया तो अपना वस्तु यहाँ पे बन गया है। इस वस्तु, जैसे वस्तु का नाम ए बी था ना, तो यहाँ वस्तु का नाम क्या दे देंगे, ए डैश बी डैश। ये f है तो आपको 2f यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4 आंसर देना है। जब वस्तु अपना कहाँ था, इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच है उत्तल लेंस में, तो अपना प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और 2f के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। 4 आंसर मिला। पहला है फोकस और 2f के बीच बन रहा है, दूसरा आंसर वास्तविक बन रहा है, तीसरा बन रहा है उल्टा बन रहा है, और ये क्या है, वस्तु से छोटा बन रहा है। दूसरा केस हो गया। अब हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे, और तीसरा केस आपको खुद बताना होगा कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे। आप ही लोग रखिए। तीसरा केस में वस्तु को हम लोग 2f पर रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अपना है उत्तल लेंस, बार बार बना लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए f है, यहाँ मान लीजिए 2f है, इसको डैश डैश के फॉर्म में रखते हैं। इस बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f पे रखेंगे। ये लेंस से टकराएगा, टकराने के बाद किससे होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। ये किससे होकर के गुजरेगा, ये आपको प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा। ये जहाँ पे कट जाए ना, इसको यहाँ मिला देना, यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये था आपका f और ये है आपका 2f।
कहने का सेंस, वस्तु का नाम क्या है सर जी? वस्तु का नाम ए और बी है, प्रतिबिंब क्या बन गया अपना? ए डैश और बी डैश बन गया है। ये किस गौर से समझिएगा, और इसको तो हम लोग जानते हैं, ऐसे करके आप डायरेक्ट थोड़ा डेकोरेशन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो जब वस्तु को हम 2f डैश पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपना? 2f पे बन रहा है। याद रखिएगा, जब वस्तु को हम 2f डैश पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f पे बन रहा है। यही केस अवतल दर्पण में भी बताए हैं, जरा याद कीजिए उस बात को, ठीक है ना। वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अपना प्रतिबिंब बना है, 2 आंसर हो गया। वास्तविक बना है, अब वास्तविक है तो उल्टा बन गया है, तो 3 केस समझ गए। चौथा केस में हम वस्तु को कहाँ लाएंगे, आप लोग खुद तब तक एनालिसिस कीजिए कि कहाँ रखेंगे। उम्मीद है कि चौथा केस में हम लोग जानेंगे कि वस्तु को 2f और f के बीच रखेंगे। ये है अपना उत्तल लेंस, ये प्रधान अक्ष है, कहाँ से गुजरता है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है। इस बार हम यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है? 2f है, इसको डैश डैश के फॉर्म में लेते हैं। वस्तु को हम इस बार 2f डैश और f डैश के बीच रखे हैं। लेंस, वस्तु का नाम क्या है? ए और बी। लेंस से टकराने के बाद ये गुजरता किससे? फोकस से होकर गुजरता है। और ये किससे होकर के गुजरेगा? आपको प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये कट जाएगा। तो सर यहाँ पे आके कटा, जहाँ पे कट गया उसको वहाँ पे प्रतिबिंब बना दो, इसका नाम फोकस दे दीजिए और इसका नाम यहाँ पे 2f दे दीजिए, आगे कहीं इन्फिनिटी होगा। देखिए, जब हम वस्तु को धक्का दे के आगे कर रहे हैं तो प्रतिबिंब ये आगे भाग रहा है। कहने का सेंस, वस्तु को हम 2f डैश और f डैश के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बना है। 2f और अनंत के बीच बना है। एक के अंदर आंसर हुआ ना। वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? 2f डैश और f डैश के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब बना है 2f और अनंत के बीच बना है। कैसा बना है? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, इस बार वस्तु से बड़ा बना है। अगला केस, अब हम वस्तु को खसका के कहाँ ले आएंगे? तो वस्तु को खसका के हम सीधे सीधे फोकस पे ले आएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये कौन सी लेंस है? ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष है। इस बार वस्तु को हम खड़ा किए हैं f पर खड़ा किए हैं और वस्तु का नाम दे दीजिए ए और बी। ये लेंस से क्या होगा? टकराएगा। लेंस से टकराने के बाद किससे होकर गुजरता है? फोकस से। और ये किससे होकर गुजरेगा? प्रकाशीय केंद्र से। ये दोनों कहीं कटने वाला नहीं है बाबू। यहाँ पे हम फोकस दे दिए, यहाँ पे 2f दे दिए हैं, ये कहीं नहीं कटेगा। कहने का सेंस, जब वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, किस लेंस में? उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाके बन रहा है? कहिए अनंत पे बन रहा है। पहला आंसर कहाँ बना? अनंत पे। दूसरा, बहुत बड़ा बना है, बड़ा नहीं, क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा बना है। तीसरा, नीचा बन रहा है ना तो उल्टा बना, और उल्टा है तो क्या हो गया? चौथा आंसर वास्तविक बना है। एक केस आपको याद होगा। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब हम वस्तु को गौर से देखिए, ये है अपना उत्तल लेंस, ये है प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष, यहाँ है फोकस और यहाँ है प्रकाशीय। इस बार हम वस्तु को यहाँ पे खड़ा किए। यहाँ पे खड़ा कहने का सेंस, इस बार हम वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच खड़ा किए हैं। और ये लेंस से टकराने के बाद सबसे पहले तो ये फोकस से होकर के गुजरेगा, और जब इसको इससे गुजारोगे ना तो ये आगे जाकर के देखो कहीं ना कहीं जाकर डाइवर्ट, कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, इधर जाकर के कहीं ना कहीं आपको मिल गया, तो वस्तु इधर आके बन गया। कहने का सेंस, जब क्वेश्चन खड़ा की, हालांकि ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्योंकि कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। जब वस्तु को हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे हैं, नाम क्या है वस्तु का? ए बी, तो क्या है ना, अपवर्तित होने के बाद ये लेंस के पीछे बन गया है। कहाँ बन गया? लेंस के पीछे। कैसा बन गया? सीधा बन गया। प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश दे दीजिए। कैसा बन गया? सीधा बन गया। और सीधा बनने का सेंस माने बड़ा बन गया है। सबसे पहले 4 आंसर क्या हो गया? दर्पण के लेंस के पीछे बना, पहला आंसर। सीधा बना, दूसरा आंसर। काल्पनिक बना, सीधा आंसर। बड़ा बना, 4 आंसर निकल गया। ये था किस लेंस की कहानी? 6 कंडीशन था तो उत्तल लेंस में। वहीं 2 केस हमको अवतल लेंस में देखना है। पहला, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? आपका अवतल लेंस है, किनारे का भाग मोटा है, बीच का भाग पतला है। ये जाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, जो किससे होकर के जाता है? प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है। आने वाली रेखा किरण को हम लोग कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। लेंस से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? अपसरित की घटना हो रही है यहाँ पे। और अपसरित होने के बाद हम लोग कल्पना करेंगे, मन में सोचेंगे कहाँ पे आकर के प्रतीत होता, आता हुआ प्रतीत हो रहा है? फोकस पे। जब हम वस्तु को अवतल लेंस में अनंत पे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? आपको फोकस पे। ध्यान रखना है कि अवतल लेंस का फोकस आपको दाएं तरफ ना होकर के बाएं तरफ है, अर्थात निगेटिव फॉर्म में रहेगा फोकस का मान, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो लेंस से टकराने के बाद कहाँ पर बनता है? आपको फोकस पे बनता है। किधर बनता है? लेंस के पीछे बनता है। माने कौन लेंस? अवतल लेंस के
कैसा बनता है आपको, काल्पनिक बना और सीधा बना बहुत छोटा, क्या बोलेंगे, काल्पनिक, सीधा और बहुत छोटा, काल्पनिक, सीधा, बहुत छोटा लेंस के पीछे। तो 4 का आंसर हो गया। दूसरा केस हम लिखेंगे अवतल लेंस में कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, इस बार वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे और यह है इन्फिनिटी, दोनों के बीच में रख देते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, अपना अवतल लेंस है। किससे होकर के गुजरा, ये गुजर गया है प्रकाशीय केंद्र से होकर के। यहाँ पे हम वस्तु को खड़ा कर दें, इसका नाम मान लीजिए ए और बी है। लेंस से टकराएगा, ये तो मान लीजिए लेंस से टकराने के बाद इधर चला जाएगा। और एक चीज़ हम और देखेंगे दूसरा केस में, एक मिनट थोड़ा, आपको लेंस की कहानी है ना। हाँ, अब ये क्या है ना, एक चीज़ हम लोग इसको प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, मान लो अब ये क्या हो ना, डाइवर्ट कहीं पर होकर के इधर आएगा, कल्पना करके लाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर मान लीजिए फोकस पे आके मिलेगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए और बी, यानी ए डैश और बी डैश। ये फोटो हम लोग क्या समझे कि जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं, तो प्रतिबिंब अपना कहाँ बना है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना है। कैसा बना है, सीधा बना है, जब काल्पनिक बना है। और इस वस्तु की अपेक्षा ये क्या बना है, आपको छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा तो फोकस पे बना था, ये क्या बना है, आपको छोटा बना है। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी की बात देखते हैं। जैसे कि हम लोग दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़े थे ना, वैसे ही लेंस में हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है। चिन्ह परिपाटी जानने के लिए हम लोग पहले टेबल का तैयार कर लेते हैं। लेंस में क्या देखे हम लोग, लेंस में ये देखे हैं, यहाँ मान लीजिए ये है आपका उत्तल लेंस, उत्तल, ये है आपका अवतल, ये यानी लेंस की वैरायटी है। यहाँ पे अगर हम U दे दिए तो समझ जाएगा कि कौन दूरी है, वस्तु दूरी है। यहाँ पे अगर हम V दे दिए तो प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ पे अगर F दे दिए तो फोकस है, ये आपका 2F का मान। हम लोग लेंस के चिन्ह परिपाटी क्या समझेंगे, जैसे कि दर्पण में हम चिन्ह परिपाटी समझे थे ना कि दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हालांकि आप नहीं समझे, फिर से मैं समझाना चाहूँगा। लेंस में जो मैं इतना फोटो बनाया हूँ तो कभी क्या है, प्रतिबिंब कभी उधर बन रहा है तो कभी इधर बन रहा है। ऐसे केस में अंतर स्पष्ट करना है आपको। व्याप्ति में ये हुआ कि लेंस की बात बता रहा हूँ, लेंस में कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो कभी दर्पण के पीछे बन रहा है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और हम लोग बताए हैं ये कौन सा लेंस है, आप जानते हैं अवतल लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, आपको उत्तल लेंस है। बाएं तरफ का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, और इधर का वैल्यू इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए माइनस होगा। यहाँ अगर हम बांट दें तो अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ तो उत्तल लेंस में वस्तु को इधर रख रहे थे। हालांकि 5 केस में वस्तु को रखे। सबसे पहले तो वस्तु दूरी यहाँ क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव होगा, इसमें भी निगेटिव होगा, क्योंकि सब कंडीशन में आप वस्तु को इधर ही रखें, बाएं तरफ ही रखें। अवतल उत्तल अभी 6 कंडीशन पढ़ाया हूँ ना, तो 6 का 6 क्या है, 6 में 6 माने उत्तल में भी 6 में बाएं रखें और अवतल में भी बाएं रखें। और बाएं के केस में हमको क्या लेना है, उल्टा हो गया यार, माइनस लेना है, और ये हो गया आपको प्लस होगा। तो बाएं के केस में क्या होगा, माइनस माइनस। अब प्रतिबिंब की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस में देखिए कि 5 ऐसा कंडीशन था जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, लेंस की दूसरी तरफ बन रहा था। किस केस में, जब वस्तु दूरी, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा घटा के, जब वस्तु दूरी आपको ज़्यादा था फोकस दूरी से उत्तल लेंस में, तो आपका प्रतिबिंब प्लस में आ रहा था, माने लेंस के दूसरी तरफ बन रहा था। लेकिन जब आपका वस्तु दूरी कम हो गया, किससे, फोकस से, कैसे कम हो गया, छठा केस, जब वस्तु को आप फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख रहे थे तो आपका प्रतिबिंब इधरे बन गया था, बाएं तरफ। यानी ऐसे केस में आपको प्रतिबिंब दूरी क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। और अवतल लेंस में हमेशा दुईटा तक कैसे बना है, दोनों के दोनों तो इधरे बने हैं। कहने का सेंस इसमें आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। क्या चीज़ निगेटिव लेना पड़ेगा सर जी, तो हमको प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस में दाहिने तरफ होता है, इसलिए ये प्लस है। जब फोकस प्लस है तो आपका 2F का मान भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। वहीं अवतल लेंस में फोकस इधर, क्योंकि इधर फोकस बनता ही नहीं, देखो ना, मारोगे लाइट इधर छिद्र आ जाएगा, इधर आकर के ना बनेगा, इसका मतलब बाएं तरफ बन गया, तो ये निगेटिव, जब ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। एक चीज़ हम गौर से देखते हैं कि अवतल का सब पार्ट क्या है, आपका निगेटिव है लेंस में, लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु दूरी सिर्फ निगेटिव है, बाकी बात सब पॉजिटिव है। और एक केस में सिर्फ निगेटिव है, जब आपका
वस्तु दूरी फोकस दूरी से घट जाती है। छठा केस जब प्रतिबिंब की स्थिति बनाए थे उस सेंस में। हम लोग अब आते हैं लेंस सूत्र पर। और लेंस सूत्र में होता क्या है, देखो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम नहीं सिद्ध करके बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। आपको हम अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ लेंस के लिए, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और 5 नंबर का पूछता है। ये वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी को दर्शाता है, ये वस्तु दूरी को दर्शाता है, ये फोकस दूरी को दर्शाता है। इनको याद रख लीजिएगा, ये सिद्ध जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आवर्धन को देख लेते हैं। आवर्धन हेडिंग डालते हैं आवर्धन। जैसे कि हम लोग प्रतिबिंब में आवर्धन देखे थे ना, वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h1 कहते हैं। सेम ऐसे ही लेंस में है। तो लेंस में आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। और साथ ही साथ जब ऊंचाई का फॉर्म अगर आपको ना दिया रहे तो क्या हो जाएगा आपको v/u। कहने का सेंस प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी हो जाएगा लेंस में। वहीं दर्पण में अगर मैं बात बताऊं तो दर्पण में m बराबर क्या लिखे थे हम लोग, -v/u लिखे थे। इनको याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन है। ये तो दोनों में बराबर है h2/h1, लेकिन ऐसे केस में ये लेंस के लिए है। ये किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए। ये वाला सूत्र किसके लिए हो जाएगा आपको, दर्पण के लिए। तो आवर्धन समझ गए, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का मान ध्यान रखिएगा, कभी धनात्मक और ऋणात्मक आने की केस बनता है। आवर्धन के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्षमता। क्वेश्चन पूछता है लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, पावर, यानी फोकस के व्युत्क्रम होते हैं। लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f, जहाँ f का मान जो होगा वो किस में चीज़ में होना चाहिए, आपको मीटर में होना चाहिए। इनको याद रखिएगा। फिर से बताऊं, लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहाँ f का मान आपको क्या लेना है, मीटर में लेना है। जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। कैसे, क्योंकि ज़्यादा मान से कम में भाग दोगे तो रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। और जब फोकस दूरी घटाओगे, कहने का सेंस कम मान से ज़्यादा में भाग दोगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव बनता है। फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता का पर क्या प्रभाव पड़ता है, फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता क्या होती है, आपको घटती है। अब फोकस दूरी घटाने पर क्षमता क्या होती है, आपको बढ़ती है। ये था आपका क्षमता से रिलेटेड बातें। अब हम लोग आते हैं दोनों लेंस में डिफरेंस को देख लेते हैं। कौन कौन लेंस में, अवतल लेंस, इधर उत्तल दे देता हूँ, उत्तल लेंस, और ये है आपका अवतल लेंस। इस दोनों में हम लोग अंतर को देख लेते हैं। अंतर क्या है, फर से देखिए। पहला है, अब यहाँ पे हम फोटो बना देंगे ना, तो फोटो बनाओगे थोड़ा अंतर स्पष्ट करने में मजा आएगा। ये देख लो, दोनों तरफ बना दिए। अवतल उत्तल लेंस में किनारे का भाग मोटा है। यहाँ पे लिखेंगे किनारे का भाग क्या है, मोटा। यहाँ पे किनारे का भाग क्या है, पतला है। एक अंतर तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। सेकेंड में क्या लिखना है, बीच का भाग मोटा, बीच का भाग मोटा। हम पूरा नहीं लिखेंगे फास्ट में, आपको खुद से लिखना पड़ेगा ऐसे करके कि उत्तल लेंस में बीच का भाग मोटा होता है और अवतल लेंस में बीच का भाग क्या है, पतला। दो आंसर याद हो गया। यहाँ लिखेंगे पतला होता है, या नहीं तो इसको धंसा कहेंगे, और यहाँ मोटा नहीं कह के उभरा कहिए। फैला है तो उभरा, इधर है धंसा। दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में, इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, और इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। चौथा, इसका जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फोकस का रिलेशन अभी हम लोग क्षमता से देखे हैं। इसका अगर क्षमता पूछेंगे आपसे, क्षमता क्या होगा तो धनात्मक होगा, लेकिन इसकी क्षमता क्या होगा, आपको ऋणात्मक होगा। ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के बीच का भाग उभरा है, अवतल लेंस के बीच का भाग धंसा है। उत्तल लेंस के किनारे का भाग पतला है, अवतल लेंस के किनारे का भाग मोटा है। उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा है, अवतल लेंस के किनारे का भाग पतला है। तो ये मेरा प्रयास कैसा रहा, इसमें दो चीज़ हम छोड़े हैं जो आपका लेंस सूत्र सिद्ध करने वाला है। हम वीडियो स्पेशल 10-10 मिनट करके बनाए, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये मेरा प्रयास कैसा रहा। और हम लोग अब जस्ट तीसरा चैप्टर का शुरुआत करेंगे, और तीसरा चैप्टर का नाम है आपको आँख से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है ना, मानव नेत्र कहा जाए। बहुत वीवीआई टॉपिक है, इनसे ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, खासकर कंपटीशन अंदाज में भी बताने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो आप लोग कंपटीशन लेवल पर पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे जाके थोड़ा ईजी महसूस होगा। बाकी 10वां में रटा है चीज़ से नहीं पढ़िए, रट लीजिएगा,
क्या हो जाएगा, 400 प्लस ही नंबर ले आएगा तो क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबा है लेकिन मैं कहानी नहीं सुनाना चाहूँगा। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे समझिए बहुत कम कम नंबर लाए हैं 10वीं क्लास में। मैं खुद बहुत कम नंबर लाया था। कम कहने का सेंस उस समय में 300 के अप्रोक्सीमेट आया था, ज़्यादा नंबर नहीं आया था, 300 प्लस ही था, 350 प्लस था लगभग मानो। लेकिन अभी का 400 प्लस आ रहा है, मान लीजिए ज़्यादा ज़्यादा नंबर आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है इस वजह से, क्योंकि 50-50 ऑब्जेक्टिव दे रहा है। खैर ये नंबर कॉमन चीज़ है। अगर आप नंबर ले आइएगा, कंपटीशन लेवल का तैयारी नहीं रहेगा, आगे जाके बहुत परेशानी होगी। ऐसा पढ़िए 10th क्लास में, ताकि आपको बेसिक क्लियर रहे, ताकि आगे कंपटीशन में आप सीधे स्टैटिक जीके पढ़िए और सीधे नौकरी निकालिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है, बहुत तैयारी करके आना पड़ता है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपके बीच आया हूँ, हालांकि 5-7 साल बाद आपके बीच आया हूँ, तो ज़रूर आपकी सपोर्ट रहेगी तभी हमको काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, और नहीं भी सब्सक्राइब करने का इच्छा होगा तो एक कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसा, हमारे नेगेटिव को ज़रूर आप बताइए कि सर यहाँ पे आपने ने गलती किया है, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो मैं थोड़ा सुधारूँगा। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान गलती करे तो उसको एहसास दिलाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति तो गलती करता ही रहेगा। तो मैं आपसे गलती में अपना डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा गलती क्या है उसको ज़रूर टाइप करके बताइएगा। ठीक है, लेते विदा हम तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।